प्रिय स्टूडेंट, आज हम प्रश्नावली 18 प्रायिकता कक्षा 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। मैं कुंज बिहारी जिंदल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्रश्नावली 18 प्रायिकता में सबसे पहले कि प्रायिकता है क्या। सबसे पहले तो प्रायिकता की परिभाषा चाहिए कि प्रायिकता क्या होती है। कि प्रायिकता कहते किसे हैं? किसी भी घटना से संबंधित सूचना एवं परिस्थितियों के आधार पर परिणामों से संबंधित संभावनाओं का पता करने के लिए जिस सिद्धांत का प्रयोग करते हैं उसे प्रायिकता कहते हैं। किसी भी घटना से संबंधित सूचना एवं परिस्थितियों के आधार पर किसी भी घटना से संबंधित सूचना एवं परिस्थितियों के आधार पर परिणामों की संभावना का पता करने के सिद्धांत को प्रायिकता कहते हैं। ध्यान समझना कि किसी भी घटना से संबंधित सूचना हुई, परिस्थितियों के आधार पर जो भी परिणाम है उनकी संभावना को व्यक्त करने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं, जिस सिद्धांत का प्रयोग करते हैं उसे प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल स्थिति बटी कुल परिणाम। प्रायिकता को लिखते हैं P पुस्तक में E। P का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, E का मतलब होता है इवेंट यानी घटना। इसका जो सूत्र होता है वो होता है अनुकूल स्थिति बटे कुल परिणाम। अनुकूल स्थिति बटे कुल संभावित परिणाम भी बोल सकते हैं, प्रयोग के सभी संभावित परिणाम या कुल परिणाम। प्रायिकता यहां से लिखे पहला पॉइंट कि जो प्रायिकता है, इस प्रायिकता का जो मान है, प्रायिकता का मान 0 या 0 से बड़ा एवं 1 या 1 से छोटा होता है। प्रायिकता का जो मान होगा वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है या 0 और 1 के मध्य कोई संख्या हो सकती है, लेकिन प्रायिकता कभी ऋणात्मक नहीं होती। इसको लिखना चाहे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। P का मतलब प्रायिकता, ये बड़ा हुआ है, बड़ा है 0 से 0 के बराबर है, ये पीछे मूवमेंट छोटा है, बराबर है 1, छोटा है 1 से 1 के क्या है बराबर। गणितीय रूप में इस प्रायिकता को लिखें तो प्रायिकता का मान 0 के बराबर, 0 से बड़ा
1 के बराबर 1 से छोटा होता है। दूसरा यदि इसमें लिखें कि प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, हमेशा प्रायिकता का मान धनात्मक होता है। अगला पॉइंट दूसरा, प्रायिकता का मान हमेशा धनात्मक होता है, न कि ऋणात्मक। प्रायिकता हमेशा धनात्मक होगी, न कि ऋणात्मक होगी। अगला है कि इसमें 2 प्रकार की घटनाएं बनती है, एक होती है संभव घटना और एक होती है असंभव घटना। तो पहली है संभव घटना। इस संभव घटना किसे कहते हैं? ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित हो अर्थात संभव हो, ऐसी घटना संभव घटना कहलाती है। और संभव घटना का जो प्रायिकता का मान है हमेशा 1 होता है। तो यहां से परिभाषा क्या आई? ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित हो संभव घटना कहलाती है। संभव घटना कहलाती है। दूसरा पॉइंट लिखें इसका, इसकी प्रायिकता का मान इसकी प्रायिकता का मान हमेशा 1 होता है। आपसे यदि पूछे परीक्षा में कि संभव घटना की प्रायिकता बताइए, तो हमेशा संभव घटना की प्रायिकता होगी 1। संभव घटना पता कैसे करेंगे? यदि आपके पास कोई वस्तु उपस्थित है, आपके पास कोई वस्तु है और यदि उसी वस्तु को मांग लिया जाए तो वो घटना संभव होगी, और यदि उस वस्तु को न मांगकर कोई अन्य वस्तु मांग ली जाए तो वो घटना असंभव घटना कहलाती है। जैसे यदि आपकी जेब में 10 रुपए के नोट रखे हुए हैं और यदि आपसे 10 रुपए का नोट मांग लिया जाए तो वो घटना संभव होगी। यदि आपसे 50 रुपए का नोट मांग लिया जाए तो वो घटना संभव नहीं है। जो यदि आपके पास है उसी को यदि मांग लें तो वो घटना संभव होती है, और यदि उस चीज को न मांगकर दूसरी चीज को मांग लिया जाए तो वो घटना असंभव घटना कहलाती है। तो अगली परिभाषा असंभव घटना। असंभव घटना, इसकी परिभाषा होगी वही ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित नहीं हो, कोष्टक में लिख सकते हैं अनिश्चित हो, असंभव घटना कहलाती है। असंभव घटना कहलाती है। इसकी प्रायिकता का मान हमेशा 0 होता है।
हमेशा शून्य जीरो होता है। ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित नहीं हो या अनिश्चित हो, ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है और इसकी प्रायिकता का मान जीरो होता है। अगला, सभी पूर्व में घटित प्रायिकताओं का योग हमेशा एक होता है, जो कि 2012 अजमेर बोर्ड ने पूछा था। किसी प्रयोग की किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग एक होता है। ये परीक्षा में पूछा था 2012 अजमेर बोर्ड में पूछा 2012 के। अगला, किसी घटना ई के लिए P प्लस P बार इन दोनों का योग कितना होता है? एक। P प्लस P बार मान होता है एक, जहां ई बार घटना ई नहीं को व्यक्त करती है, जहां घटना ई बार घटना ई नहीं को व्यक्त करती है। ई बार का मतलब ई नहीं, इसका मतलब एक हाँ की प्रायिकता एक नहीं की प्रायिकता दोनों का मान एक होता है। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता, इन दोनों का योग हमेशा एक रहता है। अगला है यादृच्छिक प्रयोग। यादृच्छिक प्रयोग किसे कहते हैं? यादृच्छिक प्रयोग एक प्रयोग के बारे में सभी संभव परिणाम। अगला है यादृच्छिक प्रयोग। आपके सवाल में आएगा किसी जगह लिखा हुआ यादृच्छिक घटना। एक प्रयोग के बारे में सभी यहां लिखें, एक प्रयोग के बारे में सभी संभव परिणाम पहले से ही ज्ञात हो। याद समझना, एक प्रयोग के बारे में सभी संभव परिणाम पहले से ही ज्ञात हो तथा प्रयोग के किसी विशेष परिणाम तथा प्रयोग के किसी विशेष परिणाम प्रयोग के किसी विशेष परिणाम के आने का निश्चित अनुमान नहीं
लगा सकते या निश्चित अनुमान नहीं लगाया जा सके। इसका मतलब है कि एक प्रयोग करें, उसके बारे में परिणाम तो ज्ञात हो लेकिन विशेष परिणाम आने का कोई निश्चित पता नहीं हो, यादृच्छिक प्रयोग कहलाता है। यादृच्छिक प्रयोग कहलाता है कि उसके परिणाम तो पता हो लेकिन विशेष परिणाम आने का कोई निश्चित अनुमान नहीं लगा सकते, वो कहलाता है आपका यादृच्छिक प्रयोग। जैसे एक सिक्के को उछालने पर, जैसे एक सिक्के को उछालें तो पहले से ही परिणाम पता है, या तो उस पर चित होगा या उस पर पट होगा। एक सिक्के को उछाल में चित या पट दो परिणाम पहले से ही पता होते हैं, लेकिन विशेष परिणाम कि आने वाला क्या होगा उसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये चित आएगा या पट आएगा। वो घटना कौन सी कहलाती है? यादृच्छिक प्रयोग कहलाती है। एक सिक्के के उछाल में, एक सिक्के के उछाल में चित या पट आने, चित या पट आने के परिणाम पहले से ही ज्ञात है, लेकिन निश्चित परिणाम नहीं बताया जा सकता। लेकिन निश्चित परिणाम नहीं बताया जा सकता। आप बताएं यहां से, एक सिक्के के उछाल में चित या पट आने की संभावनाओं को आपको पहले से ही पता है, लेकिन निश्चित परिणाम आने को नहीं बता सकते कि उस पर आने वाला चित होगा या पट होगा। ऐसी प्रयोग यादृच्छिक प्रयोग कहलाता है। अगला है कि सिक्के को उछालने पर क्या होता है? पासे को उछालने पर कितने अंक आते हैं? ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं? फेस कार्ड कितने हैं? काले रंग के पत्ते कितने हैं? इससे पहले है इसमें आपको सम संख्या भी। अगला है सम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसमें इकाई का अंक जीरो, 2, 4, 6, 8 हो, सम संख्या कहलाती है। जैसे 110, 116, इकाई का अंक 0, इकाई का अंक 6, इकाई का अंक 0, सम 1008, इकाई का अंक सम आदि। अगला विषम संख्या। आप पता है संख्या में 0 से केवल 9 तक के अंक होते हैं, तो यहाँ जो भी अंक आए इनको छोड़कर बचे हुए अंक यदि इसमें आ जाए वो कौन सी कहलाती है? विषम संख्या। ये कहलाएगी ऐसी संख्या जिसमें इकाई का 1, 3, 5 व
5,7 व 9 विषम संख्या कहलाती है। जिसमें इकाई का 1, 3, 5, 7 व 9 हो वह संख्या विषम संख्या होती है। अगला अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या है ऐसी संख्या जिसमें एक का भाग या सम संख्या का भाग जाए, वो संख्या कहलाती है अभाज्य संख्या। तो यहां से अगला है अभाज्य संख्या। यहां से लिखें ऐसी संख्या जिसमें एक व एक के अतिरिक्त अन्य किसी एक व एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या का भाग न जाए। एक व सम के अतिरिक्त लिखना, एक व सम के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या का भाग न जाए, अभाज्य संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या जिसमें एक व सम के अतिरिक्त जो संख्या दी उसके अतिरिक्त अन्य किसी संख्या का भाग में जाए, वो संख्या कहलाती है अभाज्य। जैसे 2 एक अभाज्य संख्या है क्योंकि 2 में एक का भाग व संख्या सम का भाग जाता है। 2 एक अभाज्य भी है और सम संख्या भी है। 3, 5, 7, 11 आदि। ऐसी संख्या जिसमें एक का भाग जा रहा है और 2 का जा रहा है, इसमें एक का और सम संख्या 3 का, इसमें एक का और सम संख्या 5 का, इसमें एक का और सम संख्या 7 का। इसी प्रकार 11 में एक का और सम संख्या 11 का ही भाग जाता है, वो संख्या कहलाती है अभाज्य संख्या। ध्यान से रखना, 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या, कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है 25। 1 से और 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं होती है 25। दूसरे नंबर पर लिखें 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्याएं होती है 15। 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या 15। 51 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या 10। कुल टोटल कितनी होती है? 15 और 10 25। अर्थात 1 से और 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं 25 होती है। अगला पूर्ण वर्ग संख्या। आपको पता है कि ऐसी संख्या जिसका सम से गुणा करने पर जो मान प्राप्त होता है वो संख्या कौन सी कहलाती है? पूर्ण वर्ग। जैसे 1 का पूर्ण वर्ग, 4 किसका पूर्ण वर्ग है? 2 का। 1 का वर्ग कितना होता है? जितनी भी वर्ग संख्याएं ये सभी संख्याएं क्या कहलाती है? पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती है। दूसरा, 2 अंकों की संख्याएं 10 से शुरू होती है और 99 तक होती है, क्योंकि 2 अंकों की संख्या जिसमें 2 अंक हो, इकाई और ढाई, ये इकाई और ये ढाई, 2 अंक 10 से शुरू होंगे और कहां तक रहेंगे? 99। यदि ये 100 होता तो इसमें अंक कितने हो गए? 3। ये कितने अंकों की संख्या है? 3 अंकों की, क्योंकि परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है 2 अंकों की संख्या बताइए। तो ध्यान रखना है 2 अंकों की
10 से शुरू होती है और 99 तक चलती है। अगला, एक सिक्के को उछालने पर एक सिक्के को उछालने पर कुल परिणाम आप पता है कितने होते हैं? 2, जिसे बोलते हैं चित्त या पट। चित्त को बोलते हैं हेड, पट को बोलते हैं टेल। 2 परिणाम होते हैं, हेड और टेल। आपसे कहा 2 सिक्कों को उछालने पर 2 सिक्कों को उछालने पर कुल परिणाम। आप पता है 2 सिक्के उछल रहे हैं, पहले पर 2, दूसरे पर भी होगा 2, कुल मिला के कितने होंगे? 4। यदि 2 सिक्के फेंकते हैं तो दोनों का गुणा करते हैं, न कि इसमें जोड़ते हैं, जो कि क्या होता है? गुणा। 3 सिक्कों को उछालेंगे तो पहले सिक्के पर 2 अंक, तो 2 का 3 बार गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 3 सिक्कों को फेंकने पर कुल अंक कितने होंगे? 4 होंगे। जैसे पहले को फेंका उस पर हेड था, दूसरे पर भी क्या था? हेड था। पहले को फेंका, जैसे ये हेड है और एक टेल है, पहले सिक्के पर दूसरे पर हेड और टेल। तो यहां से देखें, चाहे यो कर दो कि h का इससे गुणा किया तो क्या आ गया? hh। यदि याद नहीं रहता है h का फिर इससे किया तो क्या आ गया? ht। फिर t का इससे किया तो क्या आ गया? th। याद के लिए फिर t का इससे किया तो क्या आ गया? t। इसका मतलब इसमें कितने परिणाम होते हैं? 4। 2 सिक्कों को फेंकने पर कुल परिणाम 4 होते हैं। 3 सिक्कों को उछालने पर कुल अंक, तो आपको पता है 2 बार फेंका, 2 बार गुणा किया, अब 3 बार उछाल रहे तो 3 बार गुणा करेंगे। यहां से क्या है? 3 सिक्कों की उछाल में या 3 सिक्कों को उछालने पर कुल परिणाम 2 के कितनी बार गुणा करेंगे? 3 बार, तो कुल परिणाम कितने होंगे? 8। 2 के 3 बार गुणा किया तो कुल परिणाम कितने आए? 8 आए। यहां से 8वां परिणाम देखने हैं। जैसे 3 बार उछाला तो सबसे पहले 3 हेड आए, तीनों पर हेड को हटाया, यहां से टेल आया। ये टेल 3 बार उछाला है, 3 बार ये घूमेगा इसके अंदर, तो टी आ गया यहाँ, एच गया यहाँ, क्या बन गया? एच टी एच। ये टी उठकर यहाँ आया, एच उठकर यहाँ गया, क्या बन गया? टी एच एच। एक लाइन में कितने परिणाम? 4। अकेला टी कितनी बार घुमाए? 3 बार, तो यहाँ एक टी लगाया, अब लगाएंगे यहाँ 2 टी, ये भी 3 बार जाएगा, ये टी उठकर यहाँ आया, एच यहाँ गया, क्या बना? टी एच टी। टी उठकर यहाँ आया, एच उठकर यहाँ गया, क्या बना? टी टी एच। यहाँ 2 टी लगाए, 3 बार घूमे, अब यहाँ 3 टी लगाएंगे तो कुल परिणाम आपको नजर आएंगे कि कुल परिणाम कितने हैं? 8 हैं। 4 ऊपर और 4 नीचे। इसके बाद है पासा, कि पासे को फेंकने पर कुल परिणाम कितने होते हैं। यहां से देखें तो क्या है? एक पासे को फेंकने पर कुल अंक कितने होते हैं पासे पर? 6। कौन कौन से? 1 से लेकर कहां तक के अंक होते हैं? 6 तक।
एक पासे को फेंकने पर कुल अंक होते हैं 6। 1 से लेकर कहां तक की संख्याएं होती है 6। 1 से और 6 तक की संख्याओं में आधी संख्याएं सम होती है और आधी संख्याएं विषम होती है। अगला है दो पासों को फेंकने पर, दो पासों को फेंकने पर कुल अंक, आप पता है एक पासे पर 6, दो को फेंकेंगे तो गुणा करेंगे, मैंने अभी बताया। एक का मान पूछे तो जो का त्यों रखेंगे, दो का पूछे गुणा करेंगे, तीन का पूछे तो भी गुणा करेंगे, 3 बार गुणा करेंगे। 2 बार पूछा है 2 बार गुणा कर दिया, एक पासे पर 6 दूसरे पर 6 गुणा होकर आया 36 परिणाम लिख देगा। जैसे आप पता है पासे पर 1 से लेकर कहां तक अंक 6, दूसरे पर भी कितने हैं 6 अंक। तो पहले पासे पर 1 आया, दूसरे पर भी कितना आया 1, तो क्या स्थिति बनी 1,1। पहले पर तो 1 ही था लेकिन दूसरे पर कितना आया 2, 1,2। पहले पर 1 ही था लेकिन दूसरे पर क्या आया पासे पर 3। पहले पर 1 था दूसरे पर कितना आया 4। पहले पर था 1 दूसरे पर कितना आया 5। पहले पर 1 था तो दूसरे पर कितना आया 6। इस प्रकार से क्या लिखेंगे परिणाम लिखेंगे। यहां से ये एक आपने काम में ले लिया, कौन सा आएगा 2। पहले पर आया 2 तो दूसरे पर कहां से शुरू होगा वही 1 से, दूसरे पर कितना आया 1। पहले पर 2 था दूसरे पर 2 आया, पहले पर 2 तो दूसरे पर कितना आया 3। इस प्रकार से क्या लिखेंगे परिणाम, और ये आएंगे 2,4, 2,5, 2,6। पहले पर आया 3 दूसरे पर 1, पहले पर 3 दूसरे पर 2, पहले पर 3 दूसरे पर 3, पहले पर 3 दूसरे पर 4, पहले पर 3 दूसरे पर 5, पहले पर 3 दूसरे पासे पर 6, पहले पासे पर 4 दूसरे पर 1, पहले पासे पर 4 दूसरे पर 2, पहले पासे पर 4 दूसरे पर 3, पहले पासे पर 4 दूसरे पर 4, पहले पासे पर 4 दूसरे पासे पर 5, पहले पासे पर 4 और दूसरे पासे पर 6। पहले पासे पर 5 का अंक, दूसरे पासे पर 1 का अंक, पहले पासे पर 5 दूसरे पर 2, पहले पासे पर 5 दूसरे पर 3, पहले पासे पर 5 दूसरे पर 4, पहले पासे पर 5 दूसरे पर 5, पहले पासे पर 5 दूसरे पासे पर 6 का। इस प्रकार से इसमें कुल परिणाम कितने होंगे 6। आपसे परीक्षा में पूछेगा तो ये पूछेगा ये पहला पासा ये दूसरा पासा, दोनों पासों का योग 2 आने की प्रायिकता, तो यहां पर दोनों पासों का क्या करेंगे योग करेंगे। अगला है ताश के पत्तों का सवाल कि ताश की गड्डी में कुल पत्ते कितने होते हैं। यहां से देखें कि ताश की कुल गड्डी में, ताश की जो गड्डी है यानी ताश के पत्तों की जो गड्डी है उसमें कुल पत्ते कितने होते हैं 52 होते हैं। तो यहां से देखें क्या आएगा, ये ताश इसमें पत्ते कितने हैं कुल टोटल 52। ताश की गड्डी में पत्ते होते हैं 52। ये 4 समूहों में विभाजित है। कितने समूह होते हैं 4। ताश की गड्डी में पत्ते हैं, ये कितने समूहों में विभाजित होते हैं 4 समूहों में विभाजित है। जो है पहला पत्ता भूगो, दूसरा चिड़ी, तीसरा पार और चौथा ये 4 समूह विभाजित हैं। इसके पत्ते होंगे कितने होते हैं 52।
4 समूहों में विभाजित है। पहला है हुकुम का, दूसरा चिड़ी, पान, ईंट। प्रत्येक पत्ते एक एक होते हैं, जबकि हुकुम के कुल पत्ते कितने हैं? 13 तक। अब बताइए इसमें ये तो है कौन से रंग है? काले रंग है। चिड़ी का कौन से रंग है? काले रंग है। पान का लाल रंग का, और ईंट का रंग भी लाल रंग। तो पहला पॉइंट, कांच की गड्डी में कुल पत्ते 52 होते हैं। दूसरा, कांच की गड्डी में लाल रंग के कुल पत्ते 26 होते हैं। लाल रंग में आएगा पान प्लस ईंट, दोनों को मिला के कुल पत्ते 26। कांच की गड्डी में काले रंग के कुल पत्ते 26, चिड़ी का होगा और हुक्म के ही। चिड़ी और हुक्म दोनों के पत्तों को मिलाकर कुल पत्तों की संख्या 26 होगी। यहां से कांच की गड्डी में कुल के 4 हुए। एक तो होगा पान का, एक होगा ईंट का, एक होगा चिड़ी का, एक होगा हुकुम। कांच की गड्डी में 4 इक्के होते हैं, एक पान का, एक चिड़ी का और एक ईंट का। अगला है कि कांच की गड्डी में, अगला लिखें, कांच की गड्डी में कुल फेस कार्ड। फेस कार्ड का मतलब होता है चेहरे वाले पत्ते। ये इसको बोल सकते हैं तस्वीर वाले, या इसको बोल सकते हैं चित्र वाले। कुल पत्ते होते हैं 12, जिसमें 4 बादशाह प्लस 4 बेगम प्लस 4 गुलाब। 4 इसमें बादशाह होंगे, 4 बेगम और 4 गुलाब। 5 छठा पद। 4 में 2 तो काले हैं और 2 क्या है? लाल। तो यहां लिखेंगे कांच की गड्डी में लाल रंग के फेस का कुल लेना, कुल लाल रंग के फेस का कितने होंगे? 6। 2 बादशाह होंगे, 2 बेगम होंगी, 2 गुलाम होंगे। इसी प्रकार
ताश की गड्डी में कुल काले रंग के फेसकार ये भी कितने होंगे? 6 होंगे। आपसे यदि पूछे कि ताश की गड्डी में लाल रंग के कुल पत्ते कितने होते हैं तो बताना है 26, क्योंकि 13 पानी के होंगे और 13 ईंट के होंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करें। सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आने वाली वीडियो आपको प्राप्त हो सके।